सोचिए, एक राष्ट्र जो दशकों के अंधकार और विनाश के बाद एक नई सुबह की दहलीज पर खड़ा है। एक नई सरकार, नए वादे और एक नई उम्मीद। सीरिया, जो अब दशकों के खूनी संघर्ष से आजादी का एक सपना देख रहा था, लेकिन क्या यह वाकई एक नई सुबह है या फिर सिर्फ एक और भयानक रात का आगाज है? क्या वाकई में सीरिया एक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है या अभी भी उसकी नियति में और भी गहरा अंधेरा लिखा है? आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जहां सत्ता, हिंसा और उम्मीदें एक उलझे हुए जाल में फंसी हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बदलाव हमेशा बेहतर क्यों नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं और बात करेंगे सीरिया की कि बीते कुछ समय से सीरिया की जमीन पर एक नए नाटक का मंचन हो रहा है। अबू मोहम्मद अल जोलानी की नई सरकार ने जब से बागडोर संभाली है और बागडोर संभालने के बाद दुनिया के निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, लेकिन यह सत्ता का ताज जितना चमक रहा है उससे कहीं ज्यादा कांटों से भरा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नई सरकार के सामने दो रेड लाइंस खींच दी हैं। पहली, दमिश्क के दक्षिण में तुरंत सैन्य बलों को हटाना और दूसरी, सीरियाई डूज कम्युनिटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेड लाइंस क्यों? इसकी जड़ें हाल ही में सुवेदा में हुई उन भीषण संघर्षों में नजर आती हैं जहां 1000 से अधिक जाने गई हैं और इनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। तो सुवेदा में खूनी झड़पें होती हैं, पूरे इलाके में आग लग जाती है। संघर्ष इतना बढ़ता है कि इजराइल को दमिश्क पर हवाई हमले करने पड़ते हैं और आप जानते हैं जब इजराइल सैन्य कार्रवाई करता है तो बात गंभीर होती है। इस हिंसा के बाद ही पेरिस और बाकू में ताबड़तोड़ बातचीत के कई दौर चले ताकि हालात को काबू में लाया जा सके, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। जोलानी को अमेरिका का नया सहयोगी माना जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू के इस ऐलान पर कि हिंसा की वजह से इजराइल दमिश्क के दक्षिण में सीरियाई जमीन पर कब्जा करेगा, जोलानी ने बिल्कुल गर्मजोशी नहीं दिखाई। 3 देशों के प्रतिनिधि पेरिस में मिलते हैं जहां सीरियाई एकता को अपरिवर्तनीय बताया जाता है, लेकिन इजराइल की वापसी की मांगे अनसुनी रह गई। अमेरिका ने सीरिया के इस पुनर्जागरण का समर्थन किया है, खुद को इजराइल के लिए मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने जोलानी को साफ शब्दों में कह दिया है कि वे अपनी नीतियों को पुनर्गठित करें और अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। अब अमेरिकी विदेश विभाग से भी एक औपचारिक बयान आता है जो सिर्फ अमेरिकी पीड़ित परिवार के लिए औपचारिकता और बढ़ती चिंताओं को दर्शाता था। यानी बाकी 999 से कुछ लेना देना नहीं, या उससे कहीं ज्यादा लोग भी जो मारे गए उनसे कोई लेना देना। तो आप जानते हैं जब तक जोलानी सीरिया में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे बर्बर हमलों को नहीं रोकते, तब तक उनकी नई सरकार की वैधता पर सवाल उठते रहेंगे। पश्चिमी देशों से संभावित सामान्यकरण की बातचीत भी रुक जाएगी और इजराइल की रक्षात्मक स्थिति और मजबूत होगी, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के रुख के ठीक विपरीत है। ऐसा लगता है जोलानी के पास कोई प्लान बी नहीं है और उनकी विफलता सिर्फ सीरिया को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे संकट में डाल सकती है। अब आते हैं अपन सीरिया के अंदरूनी हालात पे, जो शायद बाहरी चुनौतियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जोलानी का सीरिया के कई गुटों पर नियंत्रण बेहद कमजोर है और यह उनके लोकतांत्रिक शासन के वादे पर जनता के विश्वास को खत्म कर रहा है और देश भर में रक्तपात को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा लगता है कि एक नया नाम, एक नया हेयर कट और नया सूट पहनना किसी भी आतंकवादी संगठन के हिंसक अतीत को मिटाने के लिए काफी नहीं है। याद कीजिए HTS, हयात तहरीर अल शाम, जिसे जोलानी का समूह माना जाता है। इस संगठन को देश से बाहर निकालना जरूरी है अगर सीरिया को दूसरे पतन से बचाना है। सीरिया के अंदरूनी जनसांख्यिकी में टकराव के कारण लगातार उत्पीड़न और तनाव बना हुआ है। देश के सबसे बड़े गुट HTS, कुर्द प्रभाव वाले और अमेरिकी समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF
तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी SNA और डूज मिलिशिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी IS के बीच एक बड़ा टकराव मंडरा रहा है। दमिश्क ने SDF की जो है वो नई सीरियाई संस्थाओं में एकीकृत करने के लिए एक समझौता तो किया है, लेकिन देखा जाए तो यह सिर्फ एक विलंबित पतन साबित हो सकता है। कुर्द समूह की संघीयता और संप्रभुता की मांगे राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा अलगाववादी आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। कुर्द कह रहा है कि भाई वो स्वायत्तता चाहता है, संघीय ढांचा चाहता है, लेकिन इसे फिर अलगाववादी माना जा रहा है। तो हाल की झड़पें और एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसके नियंत्रण को सौंपने में देरी इस नए सौदे में विश्वास की कमी को उजागर करती है। तो देश के अन्य हिस्सों में जारी अस्थिरता इसे और कमजोर कर रही है। और बीते सप्ताह के अंत में पेरिस में कुर्द और सीरियाई अधिकारियों के बीच एक बातचीत भी तय हुई थी, लेकिन तुर्की के दबाव के चल के दमिश्क आखिर में पीछे हट गया। अब आप सोचिए ये कैसी आजादी है। HTS नियंत्रित इदलिब में इधर ईसाई पादरियों को अब भी सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं है। और तो और नई सरकार ने कानून लागू किया है जिसके तहत सभी महिलाओं को सार्वजनिक समुद्र तटों और पूलों में बुर्किनी, महिलाओं के लिए एक रूढ़िवादी इस्लामी स्विम वियर, आपने बिकिनी सुना होगा, बुर्का सुना होगा, सब मिक्स है, बुर्किनी, उसे पहनना अनिवार्य किया है। और यह असद के निष्कासन के बाद स्वतंत्रता के लिए एक कदम पीछे है। तो सुवेदा में डूज और स्थानीय बेडुइन जनजातियों के बीच घातक संघर्ष ने नई सरकार की जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है उस पर एक ध्यान खींचा है। और इसके कारण इजराइल का सैन्य हस्तक्षेप जो हुआ वो प्रांत से बेडुइनों को राज्य नेतृत्व वाले निष्कासन के साथ समाप्त होता है। और नेतन्याहू के दमिश्क पर हमलों को रोकने और क्षेत्र में बची हुई थोड़ी सी स्थिरता को बनाए रखने की एक हताश प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। और अफवाहें यहां तक हैं कि जोलानी के भाई काजोम के नेतृत्व में एक गुप्त समिति सीरिया की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रही है। इससे यह डर बढ़ गया है कि असद के कुलीन तंत्र को बस एक और ने बदल दिया है। और इस समिति में कथित तौर पर असद युग की कंपनियां और व्यवसायी शामिल हैं ताकि नकदी का प्रवाह और नियंत्रण जो है वो निर्बाध रहे, जिससे पाखंड और भ्रष्टाचार के माध्यम से आर्थिक सफलता की संभावनाएं जो है वो खतरे में पड़ रही हैं। तो कूटनीतिक मोर्चे पे जोलानी ने पश्चिमी देशों, संयुक्त राष्ट्र और कुछ पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करके एक ठीक ठाक काम किया है। लेकिन विदेशी जुड़ाव और इन्वेस्टमेंट भी तभी स्थिर रहेंगे जब सीरिया की आंतरिक आबादी स्थिर हो। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने माइनॉरिटीज के अधिकारों को स्थापित करने और सीरिया में अधिक स्थिर नागरिक संबंध बनाने के वादों पर प्रतिबंधों को हटाने के लिए मंजूरी तो दे दी है। ग्रीस और साइप्रस ने शुरुआत में नई सरकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के यूरोपियन यूनियन के प्रयासों को जातीय हत्याओं, अपहरणों, मनमानी गिरफ्तारियों, यातना और उत्पीड़न के डर से रोक दिया था। फ्रांस और जर्मनी तब तक धन का योगदान या पूर्ण सामान्यीकरण घोषित करने से इनकार करते हैं जब तक वे वास्तव में एक विविध राजनीतिक संरचना स्थापित होते नहीं देखते, जो फिलहाल नजर नहीं आती। और मिस्र के अल सीसी अपनी आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं और वो खुद नई सीरिया को वैध बनाने के प्रति सतर्क हैं। उन्हें डर है कहीं अगला नंबर उनका ना हो। पहले जो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात, उसने भी शुरुआत में बढ़ती इस्लामी शक्ति की निगरानी के लिए संयम बरता और फिर औपचारिक कूटनीतिक दौरे किए। जोलानी को सबसे पहले झगड़ालू गुटों को संबोधित करना होगा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं स्थापित करनी होंगी, क्योंकि इन मूलभूत तत्वों के बिना बाहरी कूटनीति सफल होना संभव नहीं नजर आता सीधे तौर पे। और चल रही हिंसा और नेतन्याहू का सशर्त हस्तक्षेप सऊदी अरब के एक एकीकृत सीरिया के लिए हाल ही में किए गए $6.4 बिलियन के निवेश के वादे को खतरे में डालता है। और इस निवेश के परिणाम में सऊदी सीरियाई बिजनेस काउंसिल के समान देरी का अनुभव हो सकता है, जिसकी मूल रूप से जून में योजना बनाई गई थी और इसे 12 दिवसीय युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया था। और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के माध्यम से सीरिया की वैश्विक मंच पर सफल वापसी आंशिक रूप से शरणार्थियों की वापसी पर निर्भर करती है, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि स्थिर सामाजिक और
आधारभूत संरचनात्मक स्थितियां बने। तो 2023 में अरब लीग में असद के सीरिया के सामान्यकरण ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसकी परीक्षा 1 साल बाद उसकी नई सरकार ले रही। 2011 से संघर्ष ने 13 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित किया है, जिससे कई घर और व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं और प्रवासी भारतीयों को वापस लौटने से हतोत्साहित किया गया है। यद्यपि सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए बाहरी निवेश और जुड़ाव महत्वपूर्ण है, जोलानी जो है वो घरेलू आबादी के लिए वास्तव में समावेशी और मुक्त वातावरण के साथ ही उस वास्तविकता को एक अट्रैक्शन तो कर सकते हैं। और ऐतिहासिक रूप से इजराइल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को जुटाया है। और अब दक्षिण में अल्पसंख्यकों के हालिया उत्पीड़न के साथ नेतन्याहू को कूटनीतिक जुड़ाव या अलगाव की वापसी और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने अकेले हस्तक्षेप के जोखिमों को तोलना होगा। और जोलानी के तहत आंतरिक कमजोरी इजराइल की सुरक्षा को और जटिल बनाती है तथा दक्षिण सीरिया में उसकी रक्षात्मक स्थिति को मजबूत करती है। और ये जो गोलान हाइट्स हैं, जिस पर नेतन्याहू का जो विवादित नियंत्रण है, उसको बढ़ावा मिलता है और अंततः सामान्यकरण के लिए जो बातचीतें होनी हैं अफवाहों वाली, उनको खतरे में डालती हैं। जो देश भर में प्रसारित होने वाले सार्वजनिक निष्पादन जो जनरल प्रोग्राम्स या होने थे, वो भी सीरिया के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ नए संबंधों को जटिल बनाते हैं। और इससे संयुक्त राष्ट्र भी एक अस्वीकरण जारी करता है, जबकि कुछ महीने पहले ही उसने विशेष दूत जो है वो बस्सम सब्बाग का सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में वेलकम किया था। तो कुल मिला के नई सीरिया में जोलानी के मॉडरेशन और समावेशिता के शुरुआती वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनकी सरकार स्पष्ट रूप से विपरीत दिशा में भविष्य का लक्ष्य बना रही है और कोई एक शासक मनमाने फैसले नहीं लेता वाली सार्वजनिक धारणा तब खो गई जब उन्होंने सरकार के हर स्तंभ पर नियंत्रण कर लिया। 5 साल के लिए कार्यकारी, विधायी और न्यायिक अधिकार प्रदान करने वाला एक अंतरिम संविधान पारित कर दिया। जोलानी को अब अपने एचटीएस सहयोगियों को उनकी हत्या की होड़ से रोकना होगा, ताकि अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर वास्तविक स्थिरता स्थापित हो सके। और घर पर स्थिरता के बिना सीरिया की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया दोनों का जोखिम है, क्योंकि उसकी अस्थिरता इजरायली सैन्य पुनर्गठन और एक अनिश्चित भविष्य को बढ़ावा देती है। तो सवाल यही है कि क्या यह सीरिया का पुनर्जागरण है या फिर सत्ता के लालच में उलझा एक और अंधेरा अध्याय है। जोलानी के फैसलों और उनकी नीतियों पर ही सीरिया के लाखों लोगों का भविष्य टिका है। और क्या सच में वे एक समावेशी और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे, या फिर सिर्फ एक और सत्तावादी शासन की शुरुआत है जो पुराने घावों को और गहरा कर देगी। सवाल कई हैं और जवाब समय के गर्भ में छुपे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जब तक सीरिया अपने अंदरूनी संघर्षों को नहीं सुलझाता, तब तक अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलता, तब तक शांति और स्थिरता एक दूर का सपना रहेगी। यह आर्टिकल फेयर ऑब्जर्वर के लिए लिखा है लॉरा कार्च, यंग वॉइसेस में मिडिल ईस्ट हिस्ट्री और पीस फेलो हैं और स्वतंत्र विश्लेषक हैं। यह कार्च मध्य पूर्व में, यूरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और वाशिंगटन डीसी में द मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में काम करती हैं। और साथ ही वे व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और शांति को बढ़ावा देने तथा प्राचीन सभ्यताओं की विरासत की सुरक्षा के प्रति उत्साही हैं। तो कार्च का यह विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि सत्ता परिवर्तन ही सब कुछ नहीं होता, असली चुनौती उस बदलाव को सही दिशा में ले जाने में है। सीरिया एक चौराहे पे खड़ा है और उसकी राह अब किस दिशा में मुड़ेगी, यह देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सीरिया की इस जटिल कहानी के और गहरे पहलुओं को समझने के लिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।